हाय एवरीवन, सभी छात्रों का यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस प्रथम प्रश्न पत्र से क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय संगठन को लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त बनाने के लिए पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। 10 अंक का है। अब हम संक्षिप्त में भूमिका लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। महिला संगठन समाज में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वास्तव में महिलाओं पर केंद्रित समाधानों को समझते हैं और समाधान विकसित करते हैं। कट्टरपंथी नारीवादियों का गहरा विश्वास है कि केवल महिलाएं ही महिलाओं की समस्याओं और संघर्षों को समझ सकती हैं। उनका मानना है कि भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों में सदस्यता केवल महिलाओं के लिए होनी चाहिए। मुख्य भाग। हालांकि इस दृष्टिकोण का विरोध किया जाता है और महिला संगठन में पुरुष सदस्यता की मांग की जाती है, क्योंकि पॉइंट 1 है भेदभाव को कायम रखना। केवल महिलाओं की सदस्यता के परिणामस्वरूप विचारों का दमन हो सकता है और रूढ़िवादिता पैदा हो सकती है, जो असहमति को बढ़ावा देती है और भेदभाव को कायम रखती है। पॉइंट 2 है लैंगिक पूर्वाग्रह। पुरुषों के समर्थन के बिना लैंगिक समानता के लिए वैध आंदोलन कुप्रथा का पंथ बन सकता है और लैंगिक समानता की किसी भी अस्थायी उपलब्धि के बिना महज दिखावे में बदल सकता है। पॉइंट 3 है पुरुषों ने ऐतिहासिक रूप से योगदान दिया है। ऐतिहासिक रूप से कई पुरुषों ने महिलाओं की स्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय ने समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति और सती जैसी प्रतिगामी सामाजिक प्रथाओं के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। पॉइंट 4 है दुरुपयोग को रोकना। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का कभी कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध या कुछ अन्य हितों के कारण महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। इससे इन कानूनों के उद्देश्य की विश्वसनीयता कम हो जाती है। पुरुष सदस्यता इस तरह के दुरुपयोग में बाधा बन सकती है। अब हम निष्कर्ष पर चलेंगे। अंततः पुरुष और स्त्री दोनों को अस्तित्व में रहना होगा। कोई भी अकेले फल फूल नहीं सकता। अतः महिला संगठनों में पुरुषों को शामिल करना आवश्यक है। समाज से लिंग आधारित असुविधाओं को दूर करने के लिए स्वतंत्र चर्चा और समान वितरण का अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। यदि महिला संगठनों में पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहन देना उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त करेगा तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। भारत में वृद्ध जनसंख्या पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्योंकि 200 शब्दों में हमें लिखना है, 10 अंक का क्वेश्चन है। भूमिका हम संक्षिप्त में देंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों की बढ़ती परस्पर निर्भरता और एकीकरण। यह वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सीमा पार व्यापार एवं निवेश तथा लोगों के प्रवाह द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी, जो वर्ष 2011 में 9% के करीब थी, तेज़ी से बढ़ रही और वर्ष 2036 तक यह 18% तक पहुंच सकती है। यह बदलाव कई कारकों के संयोजन का परिणाम है, जिसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जन्म दर में गिरावट शामिल है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने इन जनसांख्यिकी परिवर्तनों में बड़ी भूमिका निभाई है। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है।
पॉइंट 1 है स्वास्थ्य। वृद्ध नागरिकों को देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता है। वैश्वीकरण ने भारत में उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है। परिवार। वैश्वीकरण के कारण एकल परिवारों का उदय हुआ है। वृद्ध सदस्य तेजी से परिवारों से अलग थलग होते जा रहे हैं। आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि की है। मुद्रास्फीति का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण मुद्रास्फीति में भी तेजी आई है। संस्कृति को झटका। वैश्वीकरण ने भारत में जीवन के तरीके को काफ़ी बदल दिया है। प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण के कारण सूचना संचार प्रौद्योगिकी में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। चूँकि भारत बढ़ती आबादी की चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए इसके सकारात्मक प्रभावों का उपयोग करते हुए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण होगा। यदि भारत को निकट भविष्य में बुजुर्गों के लिए जीवन की एक समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है तो इसके लिए योजना बनाना और समर्थन प्रदान करना आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। साथ ही वैश्वीकरण के साधनों का उपयोग करते हुए वृद्ध आबादी को अपने कौशल सेट का अधिकतम क्षमता तक उपयोग करने में मदद करनी चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 प्रादेशिकता की बढ़ती भावना पृथक राज्य की मांग का महत्वपूर्ण कारक है। विवेचना किए 200 शब्दों में हमें आंसर लिखना है। अब हम उत्तर भूमिका देंगे। क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लोगों द्वारा अपनी अनूठी भाषा, संस्कृति आदि से एकजुट होकर पहचान और उद्देश्य की सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है। क्षेत्रवाद जड़ों और संस्कृति से जुड़ने में गर्व की भावना को बढ़ावा देता है। मुख्य भाग पर हम चलते हैं। क्षेत्रवाद की बढ़ती भावना अलग राज्य की मांग उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सांस्कृतिक भिन्नताएं। पॉइंट 1 है सांस्कृतिक भिन्नताएं। भारत अनेक संस्कृतियों और भाषाओं वाला एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ लोग अपनी संस्कृति को वास्तव में पवित्र मानते हैं। क्षेत्रवाद को लोगों द्वारा अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और उसका जश्न मनाने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। पॉइंट 2 है भौगोलिक विशेषताएं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी भौगोलिक विशेषताएं अद्वितीय थी, जिससे उनके लिए उद्योगों को आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना मुश्किल हो गया था। इसके कारण कई आंदोलन हुए, जिससे लोगों में क्षेत्रवाद पैदा हुआ। परिणामस्वरूप अंततः नए राज्यों का गठन हुआ। यही स्थिति तेलंगाना का भी थी। सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव। शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी सार्वजनिक सेवाएं यदि अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं तो लोगों में दूसरों के प्रति सापेक्षिक अभाव की भावना पैदा होती है, जो क्षेत्रवाद की ओर ले जाती है। लोगों को लगता है कि एक स्वायत्त राज्य अपने लिए ये सुविधाएं प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और इस प्रकार नए राज्यों की मांग उठती है। निष्कर्ष पर हम चलते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यदि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवाद अपरिहार्य हो जाता है। क्षेत्रीय रूप से संतुलित नीति निर्माण और विकास में अंतराल को दूर करने पर विशेष ध्यान देकर क्षेत्रीयता की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि अलग राज्यों की मांग बार बार न उठे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 में खंड ए और खंड बी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इसको हमें 100 शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। भूमिका इंट्रोडक्शन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा 1912 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 1950 के दशक तक इसे व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन से पता चलता है कि
पृथ्वी के द्वीपीय एक समय फैजिया नामक एक एकल भूभाग के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे, जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ और तब से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। साक्ष्य पर आधारित सिद्धांत। पॉइंट 1 है महाद्वीपों का एक दूसरे से सटे होना, जिग्सा फिट। कई महाद्वीपों की तटरेखाएं पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट बैठती हैं, जिससे पता चलता है कि वे कभी एक बड़े भूभाग का हिस्सा थे। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रीकी प्लेट। पॉइंट 2 जीवाश्म साक्ष्य। महासागरों के विपरीत किनारों पर एक ही प्रजाति के जीवाश्म पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे। उदाहरण के रूप में दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका में सोने के भंडार। पॉइंट 3 चट्टान संरचनाएं। विभिन्न महाद्वीपों पर समान चट्टान संरचनाएं और पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वे कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थे। पॉइंट 4 है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, जो पृथ्वी के प्लेट की गति की व्याख्या करता है, एक क्रियाविधि प्रदान करता है कि समय के साथ महाद्वीप कैसे विस्थापित हो सकते हैं। हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। सिद्धांत के समर्थन में प्रमुख साक्ष्यों में मेल खाती तटरेखाएं, महासागरों के विपरीत किनारों पर समान भूवैज्ञानिक संरचनाएं और विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का पाया जाना शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 19B देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन कहा गया है। संसार में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है, विस्तार से बताइए, चर्चा कीजिए। 100 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 5 अंक का है। भूमिका। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान एजेंसियों द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया भर में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। नामकरण परंपराओं का उद्देश्य तूफानों की त्वरित पहचान प्रदान करना, संचार में सहायता करना और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अब हम मुख्य भाग पर देखते हैं। दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम निम्नलिखित प्रकार से दिए जाते हैं। नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देता है। वह नाम की एक सूची का उपयोग करते हैं, जो हर कुछ वर्षों में बदलती रहती है, और इसमें 13 देशों द्वारा सुझाए गए नाम शामिल होते हैं। दूसरा है अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र NHC उत्तरी अटलांटिक बेसिन में उष्णकटिबंधीय तूफानों और चक्रवातों को नाम देता है। वह नामों की एक सूची का उपयोग करते हैं, जो हर 6 वर्ष में चक्रित होती है, और हर वर्ष वह वर्णमाला के अगले अक्षर से शुरू होने वाले नामों का उपयोग करते हैं, जैसे कि Q, U, X, Y और Z। पॉइंट 3 पूर्वी उत्तरी प्रशांत। पूर्वी उत्तरी प्रशांत बेसिन में उत्तरी और मध्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इस बेसिन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण भी उत्तरी अटलांटिक की तरह ही प्रणाली का उपयोग करके NHC द्वारा किया जाता है। पॉइंट 4 है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत बेसिन दुनिया का सबसे सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन है। इस बेसिन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA द्वारा हर 6 वर्ष में चक्रित होने वाले नामों की सूची का उपयोग करके किया जाता है। पॉइंट 5 है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम ला रियूनियन में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा रखा गया है। वह नामों की एक सूची का उपयोग करते हैं, जो हर 4 वर्ष में बदल जाती है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्से
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों में नामों की वर्णमाला सूची का उपयोग करना, संख्याएं निर्दिष्ट करना और वर्ष या तूफान के स्थान के आधार पर नामों का उपयोग करना शामिल है। नामकरण प्रणालियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कुशल ट्रैकिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में मदद करती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 का ये देखते हैं। संसार के सारे निवास स्थानों में ऊष्मा ताप द्वीपीय के बनने के कारण बताइए। 100 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। भूमिका नगरीय ऊष्मा द्वीपीय या अर्बन हीट आइलैंड UHI प्रभाव मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से उच्च तापमान को संदर्भित करता है। आमतौर पर नगरीय ऊष्मा द्वीपों में औसत तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अब मुख्य भाग देखते हैं। नगरीय ऊष्मा द्वीपीय प्रभाव आसपास के क्षेत्र की तुलना में शहरी वातावरण में तापमान में वृद्धि को संदर्भित करता है। पॉइंट 2 है उच्च तापमान स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे हृदय संबंधी रोग, तापघात, सूर्यघात, निर्जलीकरण और गर्मी से संबंधित मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हम पॉइंट 3 देखते हैं। कंक्रीट और एस्फाल्ट जैसी निर्माण सामग्री ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसे रोकती है, जिससे शहर गर्म हो जाते हैं। शहरी तापद्वीपीय प्रभाव के कारण पॉइंट 1 है ऊष्मा अवशोषित करने वाली सतहें, दूसरा निम्न वनस्पति, तीसरा है मानवीय गतिविधियाँ, चौथा है शहरी ज्यामिति, पांचवा जलवायु परिवर्तन। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। नगरीय ऊष्मा द्वीपीय या अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव विभिन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और इसके कारणों में मानवजनित ऊष्मा, भूमि उपयोग में परिवर्तन और वनस्पति की कमी शामिल है। हरित बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन जैसी रणनीतियों के माध्यम से नगरीय ऊष्मा द्वीपीय या अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं। मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रमण की घटना से आप क्या समझते हैं? यह उस स्थान के मौसम और निवासियों को कैसे प्रभावित करता है? 100 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। अब उत्तर भूमिका तापमान व्युत्क्रमण एक मौसम संबंधी घटना है जहां ऊंचाई के साथ तापमान में सामान्य कमी व्युत्क्रमित हो जाती है और तापमान घटने के बजाय बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी की सतह के पास की हवा उसके ऊपर की हवा की तुलना में ठंडी होती है। मुख्य भाग हम देखते हैं। तापमान व्युत्क्रमण कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि विकिरण, शीतलन, हवा का कम होना, गर्म हवा का संवहन और व्युत्क्रमण परत की उपस्थिति आदि। मौसम और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव। वायु प्रदूषण तापमान व्युत्क्रमण से प्रदूषक निचले वायुमंडल में रह सकते हैं और धुंध एवं खराब वायु गुणवत्ता का कारण बन सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पॉइंट 2 है कोहरा। सतह के पास नम हवा के ठंड होने के कारण तापमान के व्युत्क्रमण से कोहरा और निचले बादलों का निर्माण हो सकता है। IQAir की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली खराब वायु गुणवत्ता में दुनिया में चौथे स्थान पर थी। पॉइंट 3 है तापमान व्युत्क्रमण से विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा के तापमान में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है, जो तापमान संवेदनशील फसलों को प्रभावित कर सकता है
और नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइंट 4 है उड़ानों में व्यवधान। तापमान व्युत्क्रमण से विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है और तापमान और दाब में अंतर के कारण विद्यमान संचालन प्रभावित हो सकता है। पॉइंट 5 है मौसम की घटनाओं में देरी। तापमान में परिवर्तन से वर्षा आने में मौसम की घटनाओं में देरी। तापमान में परिवर्तन से वर्षा आने में विलंब हो सकता है। अब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वर्षा आने में विलंब हो सकता है या मानसून रुक सकता है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। तापमान व्युत्क्रमण एक जटिल मौसम संबंधी घटना है जो पर्यावरण और क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसका प्रभाव वायु प्रदूषण से लेकर चरम मौसम की स्थिति तक हो सकता है और इसका अनुमान लगाना और प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इसके प्रभावों की बेहतर तैयारी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तापमान व्युत्क्रमण और इसके प्रभावों को समझना आवश्यक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि मरुस्थल 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर अवस्थित हैं। क्यों? 100 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। 5 अंक का क्वेश्चन है। भूमिका। गर्म मरुस्थल आमतौर पर दुनिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे अधिकतर 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित हैं। मुख्य भाग। भौगोलिक अवस्थिति के विभिन्न कारक। पश्चिमी पवन प्रतिरूप पृथ्वी का वायुमंडलीय संचरण प्रतिरूप, जिसे हेडली शेल भी कहा जाता है, मरुस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म नम हवा भूमध्य रेखा पर उठती है और ध्रुवों की ओर जाती है, फिर ठंडी होती है और भूमध्य रेखा के लगभग 20-30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में नीचे आती है, जिससे उन क्षेत्रों में शुष्क स्थिति पैदा होती है, जैसे अल्जीरिया टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जैसे अल्जीरिया, लीबिया आदि। वर्षा छाया प्रभाव। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित पहाड़ नमी से भरी हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। जब ये हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो वे ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और वर्षा के रूप में अपनी नमी छोड़ती हैं। परिणामस्वरूप पर्वतों के पूर्वी हिस्से में प्रचुर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में अपेक्षाकृत शुष्क रहते हैं, जिससे मरुस्थल की स्थिति पैदा होती है, जैसे अटाकामा। महासागरीय धाराएं। प्रमुख गर्म मरुस्थल ठंडी समुद्री धाराओं के निकट अवस्थित हैं, उनकी जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठंडी समुद्री धाराएं निकटवर्ती भूमि को ठंडा कर देती हैं, जिससे स्थिर वायुमंडलीय स्थितियां बनती हैं जो वर्षा को सीमित करती हैं और मरुस्थल जैसी स्थिति पैदा करती हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वर्षा होगा को सीमित करती हैं और मरुस्थल जैसी स्थितियाँ पैदा करती हैं, जैसे हम्बोल्ट धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पॉइंट 4 महाद्वीपीय विस्थापन। उत्तरी गोलार्ध में गर्म मरुस्थलों की अवस्थिति भी महाद्वीपीय विस्थापन का परिणाम है। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। प्रमुख गर्म मरुस्थलों की अवस्थिति वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप, समुद्री धाराओं और भूविन्यास के बीच जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। कारकों के इस अनूठे संयोजन के परिणामस्वरूप जलवायु परिस्थितियों का एक विशिष्ट समूह तैयार होता है, जो इन क्षेत्रों में गर्म मरुस्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुकूल होता है। मरुस्थलीकरण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है।
अब हम प्रश्न 22A पर देखते हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइए। 100 शब्दों में हमें उत्तर देना है क्योंकि 5 अंक है। भूमिका इंट्रोडक्शन। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है जिसमें संपत्ति और मानव जीवन को काफ़ी नुकसान होता है। हिमालय और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में अधिक बार भूस्खलन होता है। मुख्य भाग अब हम देखते हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में अधिक भूस्खलन के कारण। पॉइंट 1 है भूविज्ञान। हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा पर्वत है जो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बने हैं। उनके पास तीव्र ढलान है। चट्टानें कम स्थिर हैं और भूस्खलन के लिए संवेदनशील हैं। पश्चिमी घाट ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित पुराने पर्वत हैं और उनकी ढलानें नरम और अधिक स्थिर हैं। पॉइंट 2 देखते हैं स्थलाकृति। हिमालय की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ है। इसमें गहरी घाटियाँ और खड़ी पहाड़ियाँ हैं जिनमें भूस्खलन का खतरा रहता है। पश्चिमी घाट की स्थलाकृति कम खड़ी ढलानों के साथ अधिक सौम्य है। पॉइंट 3 हम देखते हैं जलवायु। मानसून के दौरान हिमालय में भारी वर्षा होती है जिससे मृदा संतृप्त हो जाती है और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट में पूरे वर्ष वर्षा होती है लेकिन इसकी तीव्रता हिमालय की तुलना में बहुत कम होती है। प्रश्न 4 वनस्पति। हिमालय में अधिक ऊंचाई और ठंडी जलवायु के कारण विरल वनस्पति पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप मृदा की स्थिरता कम हो जाती है और भूस्खलन का खतरा अधिक होता है। पश्चिमी घाट में सघन वनस्पति आवरण पाए जाते हैं जो मृदा को स्थिर रखने और भूस्खलन के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। और पॉइंट 5 देखते हैं मानवीय गतिविधियाँ। वनोन्मूलन, सड़कों का निर्माण और खनन जैसी मानवीय गतिविधियों ने हिमालय में ढलानों को अस्थिर कर दिया है और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी घाट में मानव गतिविधि कम तीव्र है और ढलानों की स्थिरता पर कम प्रभाव पड़ा है। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। हिमालय और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हालांकि दोनों क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। हिमालय में पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक भूस्खलन होता है। इस अंतर के प्रमुख कारणों में हिमालय ढलानों की प्रकृति, टेक्टोनिक गतिविधि और भारी वर्षा जैसे भूवैज्ञानिक कारक शामिल हैं। हम क्वेश्चन नंबर 22B देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों? 100 शब्दों में हमें लिखना है। भूमिका इंट्रोडक्शन। डेल्टा एक प्रकार के स्थल रूप हैं जो नदियों के मुहाने पर बनते हैं जहां वे स्थिर जल, समुद्र या झील से मिलते हैं। उनका निर्माण आमतौर पर तब होता है जब नदी स्थिर जल में बहती हुई तलछट जमा करती है जिससे भूमि का पंखे के आकार का प्रतिरूप बनता है। मुख्य भाग देखते हैं। कई कारणों से पश्चिमी घाट में डेल्टा निर्माण नहीं होता है। नंबर 1 तीव्र ढाल। पश्चिमी घाट की नदियों में तीव्र ढाल है जिसका अर्थ है कि वो तेज़ी से बहती हैं और धीमी ढाल वाली नदियों की तरह आसानी से अवसाद निक्षेपित नहीं करती हैं। कम दूरी। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए नदियों के पास अवसाद जमा करने और डेल्टा निर्माण के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। चट्टानी भूभाग। पश्चिमी घाट में नदियों के आसपास का भूभाग चट्टानी और पहाड़ी है जिससे अवसाद जमा होना और डेल्टा निर्माण कठिन हो जाता है। पॉइंट 4 तरंग क्रिया। पश्चिमी घाटों में उच्च तरंग क्रिया होती है जिसके कारण नदियों के मुहाने पर जमा अवसाद लहरों द्वारा तेजी से नष्ट हो जाते हैं। इससे डेल्टा के स्थान पर समुद्र तटों का निर्माण होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियों में डेल्टा की अनुपस्थिति, नदियों की तीव्र ढाल, उनकी अपेक्षाकृत कम लंबाई और इस तथ्य के कारण होती है कि वह प्रायः सीधे समुद्र में जाने के बजाय मुहाने में बहती हैं
और अन्य कारक जैसे उच्च वर्षा, तेज बहाव और खड़ी स्थलाकृति भी इस क्षेत्र में डेल्टा निर्माण की कमी में योगदान करते हैं। हम प्रश्न 23 ये देखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? न्याय संगत विवेचना कीजिए, क्योंकि हमें इसको 100 शब्दों में लिखना है, 5 अंक का है उत्तर। भूम क्या हम देते हैं, भारत वैश्विक चीनी व्यापार में एक प्रमुख शक्ति है और उसने 2017-18 में 33 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया था। देश का चीनी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और उम्मीद है कि दुनिया के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में ब्राज़ील को पीछे छोड़ देगा। इस अधिशेष ने मिलों के लिए श्रमिकों को उचित वेतन देने के लिए संघर्ष को जन्म दिया है, जैसा कि 2014-15 सत्र और भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन की हालिया रिपोर्टों में देखा गया है। मुख्य भाग पर हम चलते हैं। उत्तर भारत में चीनी उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, कम उपज और छोटा पेराई सत्र। पॉइंट 2 है उत्पादन के रुझान में उतार चढ़ाव, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। पॉइंट 3 है ईंधन और बढ़ती श्रम लागत जैसे कारकों के कारण उत्पादन की उच्च लागत। पॉइंट 4 है वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ क्षेत्रों में गन्ने की कमी और अन्य में अधिशेष का सामना करना पड़ रहा है। पॉइंट 2 देखते हैं, चीनी उद्योगों के दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरित होने के निम्न कारण हैं। तटीय राज्यों में बेहतर जलवायु परिस्थितियों जो पूरे वर्ष एक समान तापमान और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं। मेन पॉइंट हो गया। पॉइंट 2 है तटीय उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों और समुद्र के मध्यम प्रभाव के कारण अधिक पैदावार, लंबा पेराई सत्र और उच्च सुक्रोज सामग्री। पॉइंट 3 चेन्नई और कोच्चि में बंदरगाहों से निकटता जो व्यापार विस्तार के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा करती हैं। पॉइंट 4 है अच्छी तरह से विकसित सहकारी क्षेत्र, मशीनरी और उद्योगों का प्रबंधन। अब हम पॉइंट 3 हेडिंग आगे की राह। पॉइंट 1 है चीनी क्षेत्र को पूंजी नीतिगत उपायों और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। पॉइंट 2 उत्तर प्रदेश और बिहार में दक्षता में सुधार के लिए पुरानी मिलों में तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। किसानों को मुनाफे में हिस्सा मिले या सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में राजस्व साझाकरण फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। पॉइंट 4 है सह उत्पादों के उचित उपयोग और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाकर उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जबकि दक्षिण भारत में नई चीनी मिलें खुलने से चीनी उत्पादन और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। ऐसे विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा और चीनी उद्योगों में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाए। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्य में नई चीनी मिलें खोलने के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसे सत्ता और न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 का बी देखते हैं। भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। 100 शब्दों में हमें उत्तर देना है। भूमिका 2022 में भारत वैश्विक स्तर पर कच्चे कपास के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में तीसरे स्थान पर था, जिसका वैश्विक निर्यात में लगभग 10.2% हिस्सा था। 2021-22 में भारत का कुल कपास निर्यात 4 मिलियन गांठ होने का अनुमान था। COCPC रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग है, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में लघु स्तरीय इकाइयाँ फैली हुई हैं। वह मुख्य भाग पर देखते हैं। उद्योगों की इस विकेंद्रीकृत प्रकृति में योगदान देने वाली
कुछ प्रमुख कारकों की चर्चा नीचे की गई है। नंबर 1 है ऐतिहासिक विरासत। भारत में सूती कपड़ा उद्योगों का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। उद्योग पारंपरिक रूप से विकेंद्रीकृत रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में घरों और छोटे कारखानों में हथकरघा बुनाई का काम किया जाता है। उदाहरण के लिए वाराणसी में हथकरघा बुनाई उद्योग। कच्चे माल की उपलब्धता। भारत में एक बड़ा और विविध कपास उत्पादक क्षेत्र है जो कपड़ा उत्पादन के लिए कच्चे माल तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे पैमाने की कपड़ा इकाइयों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कपास उत्पादक क्षेत्र कपड़ा उत्पादन के लिए कच्चे माल तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। अब पॉइंट 3 सस्ता श्रम। सूती कपड़ा उद्योगों की विकेंद्रीकृत प्रकृति के लिए सस्ते श्रम की उपलब्धता एक और महत्वपूर्ण कारक है। कताई, बुनाई और रंगाई जैसे श्रम गहन कार्यों की अपेक्षाकृत कम स्तर के पूंजी निवेश के साथ किया जा सकता है, जिससे छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए लाभप्रद रूप से काम करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का तिरुपुर शहर अपनी ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। सरकारी नीतियाँ। भारत सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग सहित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ लागू की हैं। इससे देश भर में बड़ी संख्या में लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना हुई है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना TUFS कपड़ा इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। भारत में सूती कपड़ा उद्योगों का विकेंद्रीकरण, कच्चे माल की उपलब्धता, आवश्यक कम पूंजी निवेश और पारंपरिक कपड़ा प्रथाओं की व्यापकता जैसे कारकों से प्रभावित है। इसकी वर्तमान चुनौतियां अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा आदि है। अब हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना कीजिए। 200 शब्दों हमें लिखना क्योंकि ये 10 अंक का क्वेश्चन है। तो हम भूमिका पर चलते हैं। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 2% है। सरकार ने 2031 तक इस क्षमता को 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कई नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं या उनके निर्माण की योजना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कमी के कारण दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ गई है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत और वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाना महत्वपूर्ण है। यूरेनियम भंडार। पॉइंट 1 है। भारत के पास यूरेनियम का महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चा माल है। अनुमान है कि देश में लगभग 70,000 टन यूरेनियम है, जो मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय राज्यों में स्थित है। पॉइंट 2 भारत में यूरेनियम भंडार मध्यम से उच्च श्रेणी का माना जाता है और देश में यूरेनियम की खोज और खनन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम थोरियम भंडार पर चलते हैं। भारत में थोरियम का महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला एक अन्य कच्चा माल है। अनुमान है कि भारत में दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार स्थित है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के समुद्र तटीय रेत में स्थित है। अब हम कच्चे माल की उपलब्धता में चुनौतियों को देखते हैं। पॉइंट 1 है। भारत में यूरेनियम और थोरियम के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। इन कच्चे माल की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियां विद्यमान हैं। पॉइंट 2 है। भारत में यूरेनियम खनन को कई नियामक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी और अन्वेषण एवं खनन की गति धीमी हो गई है।
पॉइंट 3 है, भारत का थोरियम आधारित परमाणु कार्यक्रम अभी भी अनुसंधान और विकास चरण में है और थोरियम आधारित रिएक्टरों की व्यावसायिक पैमाने पर तैनाती से जुड़ी कई चुनौतियां विद्यमान हैं। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर देखते हैं। भारत के पास यूरेनियम का महत्वपूर्ण भंडार यह अभी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन परमाणु कचरे के सुरक्षित निपटान के संबंध में चिंता पैदा करता है। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास एक गंभीर आवश्यकता बनी हुई है। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन IAS मेन 2025 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। GS प्रथम प्रश्न पत्र का यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शैल गैस और तेल का पर्याप्त भंडार है तथा कार्यसूची में इस संसाधन का दोहन उच्च स्थान पर नजर नहीं आता है। इसकी पर्याप्तता तथा अवेष्टित समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। 200 शब्दों का हमें लिखना है। 10 अंक का क्वेश्चन है। हम भूमिका देखते हैं। माना जाता है कि भारत के पास शैल तेल और गैस का महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध है जो संभावित रूप से 1/4 सदी तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। संभावनाओं के बावजूद इन संसाधनों का दोहन एजेंडे में शीर्ष पर नहीं दिखता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में शैल तेल और गैस की उपलब्धता। पॉइंट 1 है, अनुमान है कि भारत में शैल तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध हैं जो मुख्य रूप से कैम्बे, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में स्थित हैं। इन भंडारों का अनुमान लगभग 96 ट्रिलियन घनफुट गैस और 6.1 बिलियन बैरल तेल है। पॉइंट 2, शैल तेल और गैस के निष्कर्षण के लिए उन्नत ड्रिलिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है जो महंगी और जटिल होती है। भारत में शैल गैस और तेल निष्कर्षण की व्यावसायिक व्यवहार्यता काफ़ी हद तक लागत प्रभावी और कुशल निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पॉइंट 3 देखते हैं। भारत में कोल बेड मीथेन सीबीएम का महत्वपूर्ण भंडार है जिसे शैल गैस के समान तकनीकों का उपयोग करके निकाला जा सकता है। पॉइंट 4, भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल बेड मीथेन सीबीएम भंडार है जिसकी अनुमानित भंडार 2700 अरब घन मीटर है। भारत में शैल तेल और गैस भंडार के दोहन में शामिल मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। पर्याप्त भंडार होने के बावजूद नियामक मुद्दों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और बुनियादी ढांचे की कमी सहित विभिन्न कारणों से भारत में शैल तेल और गैस भंडार का दोहन धीमा रहा है। नंबर 1, नियामक ढांचा अच्छी तरह से विकसित नहीं है और फ्रैंकिंग और ड्रिलिंग कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। पॉइंट 2 देखते हैं। भूजल प्रदूषण और भूकंपीय गतिविधि के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। पॉइंट 3, भारत में शैल गैस और तेल उद्योग के विकास में पाइपलाइनों, भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण संयंत्रों सहित बुनियादी ढांचे की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बुनियादी ढांचे की इस कमी ने भी देश में कोल बेड मीथेन सीबीएम निष्कर्षण की धीमी प्रगति में योगदान दिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं इसका। भारत के पास शैल तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, परंतु इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए कई चुनौतियां हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। इनमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं, निष्कर्षण की उच्च लागत और उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता शामिल है। इस प्रकार उनके दोहन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले शैल तेल और गैस निष्कर्षण की व्यवहार्यता को एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये यूपीएससी, IAS मेंस, GS प्रथम प्रश्न
आज कंप्लीट हो जाता है। सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ने का, क्योंकि आपको ये आगामी मेंस लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।